टीचिंग से रिलेटेड और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे सीडीपी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब भी चलेंगे। इन शॉर्ट हमारे चैनल पे आज से टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब हमारे इस प्रयास को पसंद करेंगे और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एंजॉय करें। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों, क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना है। तो देखिए, एक मनोवैज्ञानिक था क्रो एंड क्रो, है ना, क्रो एवं क्रो। इसने इस क्रो एवं क्रो ने एक परिभाषा दी थी कि जो 20वीं शताब्दी है मित्रों, है ना, कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। किसकी शताब्दी है मित्रों? बालकों की शताब्दी है। ये एक परिभाषा किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने दी थी। तो इन्होंने अधिगम की भी एक परिभाषा दी थी, अधिगम की, विकास की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषा, ये सारी है ना, हम वीडियो में आपको तैयार करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए, क्रो एवं क्रो ने ये बताया कि अधिगम क्या प्राप्त करना है? मात्र ज्ञान नहीं, अनुभव प्राप्त करना है ये भी नहीं, मात्र अभिवर्ती ये भी नहीं। इन्होंने बताया, क्रो एवं क्रो ने अधिगम की क्या परिभाषा दी कि ज्ञान व अभिवर्ती का अर्जन ही अधिगम है, यानी ज्ञान और अभिवर्ती को प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। ये क्रो एवं क्रो ने परिभाषा दी थी। तो इस प्रकार मित्रों, पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि किसी व्यक्ति का अधिगम होता है। देखिए, किसी व्यक्ति का जो अधिगम है वो होता है, तो देखिए क्या होता है अधिगम? जीवन पर्यंत होता है, किशोरावस्था तक होता है, केवल बचपन में या प्रौढ़ावस्था तक। तो देखिए मित्रों, केवल बचपन में नहीं होता। हाँ, बचपन से शुरुआत होती है, इसकी जन्म से शुरुआत होती है, लेकिन केवल बचपन में आ गया तो केवल नेगेटिव शब्द हटा दो इसको। प्रौढ़ावस्था तक और किशोरावस्था तक भी अधिगम नहीं होता है। अधिगम होता है मित्रों सीखना जीवन पर्यंत, है ना। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर जो 1 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कि जो विकास है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है मित्रों? विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये देखिए पहली विशेषता इसकी कि केंद्र से बाहर की होता है। ये क्या कथन है जो सही है या नहीं है, ये ना, ये पूछा है। तो देखिए बिल्कुल सही है। विकास हमेशा केंद्र से बाहर की ओर कहूँ या फिर कहूँ कि मध्य से सिरों की ओर होता है, तो ये तो सही है। विकास की गति की दर एक समान रहती, यही गलत है मित्रों। विकास की गति की दर एक समान नहीं रहती है ना, कहने का मतलब एक समान नहीं रहती है। देखिए, शुरुआत में क्या होता है, जब 0 से 2 की उम्र रहती है तो वहाँ पे मित्रों ये तेज रहता है। उसके बाद बाल्यावस्था में धीरे हो जाती है गति, है ना। और इसके बाद अगर किशोरावस्था के प्रारंभ की बात करूँ तो वहाँ पे वापस तेज होती है, फिर वापस धीमी हो जाती है ना। तो ये जो गति है विकास की वो एक समान नहीं रहती है। विकास लंबवत नहीं होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल सही है। विकास लंबवत नहीं होकर वर्तुलाकार ही होता है ना। ये विकास इस प्रकार चलता है। विकास मस्तिष्क से पैर की होता है, पैर की ओर होता है, तो यह भी इसकी विशेषता है विकास के ना। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न 3 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, डेनियल गोलमैन का नाम जाना जाता है। डेनियल जो गोलमैन है मित्रों, इसका नाम किस हेतु जाना जाता है? डेनियल गोलमैन का सामाजिक बुद्धि के लिए नहीं जाना जाता है, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए भी नहीं होगा, बुद्धि के सिद्धांत के लिए भी नहीं होगा मित्रों, ये होगा सांवेगिक बुद्धि के लिए। देखिए, जो सांवेगिक बुद्धि है इसमें शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रतिपादन पूछे तो वो किन्होंने किया था मित्रों? डेनियल गोलमैन ने किया कि जो संवेगों पर नियंत्रण पाने वाली जो बुद्धि है वो सांवेगिक बुद्धि होगी मित्रों। ऐसा किसने कहा था? डेनियल गोलमैन ने इसकी परिभाषा देते हुए इस शब्द का प्रतिपादन किया। लेकिन अगर पूछे कि सांवेगिक बुद्धि की सैद्धांतिक व वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, तो वहाँ पे नाम आता है मित्रों, एक तो आता है पीटर सेलोवी का और एक आता है जॉन मेयर का, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 4 में आपके जो विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है मित्रों कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। देखिए, अपने जो ऊर्जा बल है या अपने जो कार्य है उसको बाहर की ओर अभिव्यक्त करना ना, ये इसके विशेषता है। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है? धार्मिक, ज्ञानात्मक, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी, है ना। तो देखिए, यहाँ धर्म की संबंधित कोई बात नहीं है और ना ही यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है। अब 2 विकल्प बचे, बहिर्मुखी या फिर अंतर्मुखी, है ना। तो देखिए, जब बाहर की ओर कर रहा है इसका मतलब इसका संबंध है बहिर्मुखी व्यक्तित्व से, है ना। कि जो बाहर की ओर है इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए समाज में उठना बैठना है, सामाजिक, है ना, जो सदस्यों में सक्रिय रहना, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व
की पहचान होती है ना। इसका ठीक विपरीत, इसके ठीक उल्टा होता है ना, अपोजिट होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि जो अंदर बैठे रहते हैं, मन ही मन चिंतन करते हैं ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 5 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 है, सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है। देखिए जो सृजनात्मकता है मित्रों, वो एक प्रकार का, किस प्रकार का चिंतन है, चिंतन का प्रकार पूछा है सृजनात्मकता में ना। तो अपसारी चिंतन है, अभिसारी है, सही उत्तर पर है या पार्श्व है ना। तो देखिए सही उत्तर पर चिंतन नहीं है, ठीक है। और जो अभिसारी चिंतन है मित्रों, इसका याद रखना, ये बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि से। तो ये विकल्प यहाँ पे हट जाएगा। अब बचा है अपसारी या पार्श्व। तो देखिए जो सृजनात्मकता है ना, तो देखिए सृजनात्मकता चिंतन को ही अपसारी चिंतन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? अपसारी चिंतन। तो यहाँ पे देखिए वैसे इसको पार्श्व चिंतन भी कहा जाता है मित्रों ना, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्यों? क्योंकि सृजनात्मकता का और भी अन्य नाम में आता है, एक पार्श्व चिंतन आता है, एक आता है मित्रों बहुविध चिंतन। कौन सा? बहुविध चिंतन आता है। और एक आता है आपके आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स, इसे ही कहा जाता है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 6 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन निम्न में से किसके विचारों पर आधारित है। देखिए अभिकर्मित अनुदेशन का अगर पूछा जाए कि अभिकर्मित अनुदेशन मॉडल के जनक कौन है, तब स्किनर का नाम आएगा, ठीक है। उसमें फिर 3 प्रकार हुए, रेखीय, शाखीय और अवरोही या मैथमेटिक्स, है ना। तो रेखीय अभिकर्मित जो पहला प्रकार है, इसका पूछा गया, किसने दिया? पावलोव ने तो शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत दिया। नॉर्मन क्राउडर ने जो रेखीय के अलावा दूसरा जो शाखीय था मित्रों, शाखीय या जिसे कहूँ आंतरिक, है ना, वो अभिकर्मित इन्होंने दिया, क्राउडर ने, है ना, मैकेंजी ने नहीं दिया। तो यहाँ पे स्किनर ही है, उनको अभिकर्मित अनुदेशन का जनक कहा जाता है। और रेखीय या बाहरी अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है, वो स्किनर ने ही दिया था। इसकी मुख्य विशेषता क्या है मित्रों रेखीय अभिकर्मित कि इसमें हर व्यक्ति के लिए एक समान मार्ग ही अपनाना पड़ता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 7 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, उक्त कथन किसने कहा। अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि मानसिक जो स्वास्थ्य है इसका अर्थ वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, ये कथन किसने कहा। सॉरी ये एच टेट में पूछा जा चुका है, यूपी टेट नहीं, सॉरी एफ टेट में पूछा जा चुका ना। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता, ये कथन, ये परिभाषा किसने दी। तो मित्रों एलिस फर्नेंडसन या कुपुस्वामी ने ये परिभाषा नहीं दी। ये परिभाषा मानसिक स्वास्थ्य कहूँ, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहूँ या मानसिक आरोग्यता कहूँ, एक ही चीज़ है। ये परिभाषा दी थी मित्रों लेडेल ने। किसने दी थी? लेडेल ने दी थी। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अच्छा प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए तीव्र शारीरिक विकास और परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तीव्रता से शरीर में विकास और परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं। भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, बिल्कुल इस अवस्था में जो ये अवस्था है, ये उम्र है किशोरावस्था, इसमें भावनात्मक प्रवृत्तियां उच्च होती है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होना, बिल्कुल सही है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, बालक का बालिका के प्रति, बालिका का बालक के प्रति आकर्षण होता है, लैंगिक आकर्षण विपरीत होता है ये किशोरावस्था में। अगर पूछे मित्रों कि जो समलैंगिक आकर्षण है, समलैंगिक है ना, समान लैंगिक आकर्षण है, वो किस में पाया जाता है। तो मित्रों वो पाया जाता है आपके बाल्यावस्था में। किस में पाया जाता है? बाल्यावस्था में। समलैंगिक बाल्यावस्था में, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण किशोरावस्था में। अगला है कि समायोजन होता है, समायोजन नहीं होता इस अवस्था में। किशोरावस्था में जो आपके मन में एक किशोर होता है, उसके मन में अंतर्द्वंद होते हैं हमेशा, वो संतुष्ट किसी चीज़ से नहीं होता है। तो समायोजन और जो स्थिरता होती है, संवेगात्मक स्थिरता, इसका हमेशा ही अभाव पाया जाता है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है कि विकास का पक्ष है। अच्छा प्रश्न है, बाल विकास है या विकास का पक्ष। देखिए विकास के विभिन्न आयाम भी कह सकते हैं या पक्ष भी कह सकते हैं ना। तो इसके देखिए विभिन्न पक्ष है, जैसे शारीरिक व गतिक विकास, बिल्कुल सही है ना। इसमें शरीर की जो ऊंचाई है, भार है, लंबाई है ना, हाथ है, पैर है, आंखें, कान, मस्तिष्क ना, इन सारों का जो शरीर का गति क्रिया वो कहना जो विकास होता है हाथों वगैरह का, वो इसका पक्ष है बिल्कुल। संवेगात्मक, संवेगों का विकास और सामाजिक विकास, बिल्कुल सही है। सामाजिक नियमों का पालन करना, सामाजिक मूल्यों की स्थापना, विकास होना ना, ये सामाजिक विकास है। मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास यानी कि स्मृति है, चिंतन है,
तर्क है, मस्तिष्क, बुद्धि, है ना, याद करना, सोचना, समझना, ये सारी जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होता है और ये विकास का पक्ष है। इसका मतलब ये उपयुक्त सभी विकास के पक्ष है। तो मित्रों विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है आपके प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है मित्रों कि डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। अच्छा प्रश्न है कि देखिए डिस्कवरी लर्निंग, अब देखिए यहाँ इंग्लिश वर्ड आया है, ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ कीजिए। इसका हिंदी अर्थ होता है मित्रों खोजपूर्ण अधिगम। डिस्कवरी यानी खोजपूर्ण और लर्निंग यानी होता है मित्रों अधिगम। तो डिस्कवरी लर्निंग यानी खोजपूर्ण अधिगम। तो खोजपूर्ण अधिगम किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। सेलोवी और मेयर कौन थे जिन्होंने सामूहिक बुद्धि की सैद्धांतिक व वैज्ञानिक व्याख्या की थी। लेकिन जो डेविड आसुबेल थे मित्रों, इन्होंने ही खोजपूर्ण अधिगम दिया था। इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार दिए थे, उसी में से एक डिस्कवरी लर्निंग है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 11वां है आपके, वहां पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? देखिए बार बार दोहरान करते हैं, है ना, तो अधिगम को बढ़ावा मिलता है, कहने का मतलब और ज़्यादा सीखते हैं। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अनुकरण या दोहराने का। अब देखिए जब नियम की बात हो रही है तो देखिए लगभग यहाँ अभ्यास, तत्परता या थोंडाई के नियम है ना, तो देखिए तत्परता का नियम नहीं है यहाँ पे। और अनुकरण करना दोहराने को थोड़ी ना कहा जाता। दोहराने का नियम ऐसा कोई नियम नहीं है, यह आपको कन्फ्यूजन करने के लिए एक विकल्प है। बाकी ये अभ्यास का नियम है मित्रों ना, कि बार बार दोहराना मतलब बार बार अभ्यास करना, पुनरावृत्ति करना, है ना, बार बार अभ्यास करना, ये अभ्यास का नियम है, बार बार दोहराना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है कि तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। अच्छा प्रश्न है कि जो तनाव है कम करने की, तनाव समायोजन के यहाँ पे प्रश्न आया है समायोजन टॉपिक से, इसे कम करना है तो देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके होते हैं। प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है, यानी कौन सी? अप्रत्यक्ष है। बाधा का निवारण करो, ये प्रत्यक्ष विधि है। पलायनवादी व्यवहार करो, जो भी चीज़ अपने तनाव कर रही है उससे दूर हो जाओ, ये भी क्या है? पलायनवादी व्यवहार आया है, प्रत्यक्ष विधि है। समझौता करना, जो चीज़ हमें नहीं मिल रही चलो उसको छोड़ दो, हम दूसरा लक्ष्य देखेंगे, ये समझौता कर लिया उस परिस्थिति के साथ, है ना, उस परिस्थिति के साथ समायोजन कर लिया, तनाव दूर हो गया, ये भी प्रत्यक्ष है। लेकिन देखिए कल्पना तरंग कह दूं मैं, या मनोविलास कह दूं, या मित्रों इसे ही मैं दीवा स्वप्न कह दूं, फैंटेसी या डे ड्रीम कह दूं मैं, ठीक है, ये क्या है? ये मित्रों अप्रत्यक्ष विधि है। यानी कि जब वास्तविक जीवन में जो अधूरी इच्छाएं रहती है उनकी काल्पनिक जीवन में पूर्ति कर लेना, ये मुख्य रूप से किशोरावस्था की विशेषता, ये अप्रत्यक्ष विधि है तनाव को कम करने की। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 13वें में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14वां कि एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तुएं बनाता है, यह दर्शाता है। एक बालक है जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, अनुपयोगी जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, उनसे कलात्मक वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं बनाता है। तो देखिए क्या है? दार्शनिकता नहीं। दार्शनिकता किससे कहते हैं? जो चिंतन करते हैं, है ना, वो दार्शनिकता होते हैं, ठीक है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता तो गुणों में होती है, गुण उच्च है, निम्न है, आदर्श है ना, उसका व्यवहार कैसा है। और प्रतिभाशीलता बुद्धि में मानी जाती है। लेकिन खराब चीज़ों से अच्छी चीज़ें, कलात्मक चीज़ें बना रहा है, इसका मतलब बना रहा है, मतलब रचना कर रहा है, मतलब नवीनता है या मौलिकता है, या जिसे कह दूं सृजनशीलता है, तो यह सृजनशीलता को दर्शाता है मित्रों। इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 14वें में। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15वां, आज का अंतिम प्रश्न है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। देखिए बच्चे की जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा कब शांत करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, गलत चीज़ है। शिक्षक तो मान लीजिए कि लगातार व्यस्त होता है, 4 दिन बाद फुर्सत में हो, तब तक बच्चे की जिज्ञासा अपने आप शांत हो जाएगी ना, गलत है ये। कुछ समय पश्चात नहीं, कुछ समय पश्चात क्यों करे? जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, विद्यार्थी फुर्सत में है तभी तो उसने प्रश्न पूछा है। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, बिल्कुल सही बात है ना, तभी क्या होगा? तभी बालक में और ज़्यादा प्रेरणा का विकास होगा ना, प्रेरणा विकसित होगी। कब? जब बालक ने प्रश्न पूछा, तुरंत उसको उत्तर दे दिया। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई, उसकी जिज्ञासा को एक शिक्षक को शांत करना चाहिए मित्रों। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 15वें में। तो दोस्तों ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।